guys, so welcome back to the channel. So like I promised in the last video कि हम लोग पिछला कंसेप्ट ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट होती क्या है, कैसे हम उसे अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। और अब उसी को हम आगे लेके जाएंगे और समझेंगे कि क्या क्या थ्योरीज इस पॉइंट तक आ चुकी है जो कि एक्सप्लेन करती है कि मैनेजमेंट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, क्या हम समझते हैं मैनेजमेंट से। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि यू विल लाइक दिस वीडियो। लेट्स जस्ट गेट ऑन टू दिस वीडियो। तो बेसिकली जब हम थ्योरीज़ की बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो वो डिवाइडेड होती है टू ब्रॉड एस्पेक्ट्स में। एक तो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ होती है आपकी, और एक फिर मॉडर्न थ्योरीज़ होती है। तो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ में आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आती है, फिर ट्रेडिशनल थ्योरी आती है हेनरी फ्योल की, फिर मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी आती है। ऐसे ही मॉडर्न थ्योरीज़ में ऐसी थ्योरीज़ आती हैं जिन्होंने फिर वर्कर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, उनके ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया रादर देन ट्रीटिंग देम एज अ मशीन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रेडिशनल थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है, इट वाज डिवाइज्ड बाय फ्रेडरिक टेलर, F.W. टेलर और एल गैंट, हेनरी एल गैंट। ओके, तो इस थ्योरी का बेसिक एम ये था कि हम लोग टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपनी डे टू डे ऑपरेशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में। इसका बेसिक एम्फोसिस ही पूरा टाइम के ऊपर था कि अगर हम लोग टाइम सेव कर लेंगे या टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारे ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे और हम लोग ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस कर पाएंगे और हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। इस थ्योरी में F.W. टेलर ने हर जॉब को एक कंपोनेंट में बांट दिया और उस कंपोनेंट के हिसाब से उन्होंने टाइम कैलकुलेट कर लिया कि हाउ मच टाइम इज़ वन कंपोनेंट ऑफ दिस जॉब गोना टेक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बाय कंबाइनिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट टाइम, हम लोगों ने एक एवरेज या फिर एक समेटेड टाइम निकाल लिया कि इस जॉब को करने में जो हमने पहले कंपोनेंट्स में उसको बांटा था, उन कंपोनेंट्स को ऐड करके जो टोटल टाइम आ रहा था उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये डिफाइन कर दिया कि इस जॉब को करने में इतना टाइम लगना चाहिए। तो बेसिकली F.W. टेलर ने इसमें वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे बहुत काम किया, मतलब कि ही वांटेड द वर्कर्स टू बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स। इन्होंने इसमें डिफरेंशियल रेट सिस्टम का एक प्रिंसिपल डिवाइस किया कि whichever or whoever worker is more productive than the standard time which has been set, जो स्टैंडर्ड टाइम पहले सेट किया हुआ है कि इस प्रिस्क्राइब टाइम में जॉब कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड दिस शुड बी द एफिशिएंसी दैट ईच वर्कर शुड बी फॉलोइंग, और कंपेयर टू वन अनदर, कि मतलब अगर हम वर्कर्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं उसके बेसिस पे द वर्कर हु हैज़ बीन मोर प्रोडक्टिव विल गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे प्रोडक्टिव रहा है उसको थोड़े कम पेमेंट मिलेगी, उससे कम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। तो हम बेसिकली इसको डिफरेंशियल रेट सिस्टम कहते हैं। डिफरेंशियल रेट सिस्टम बेसिकली क्लासिफाइज द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी, हाउ प्रोडक्टिव दे हैव बीन, how much productivity they have shown, and how much better they can do in the forthcoming days. तो बेसिकली इस थ्योरी का एक डिवाइस प्रिंसिपल था डिफरेंशियल रेट सिस्टम। और जो गैंड थे, जो दूसरे फाउंडर थे इस थ्योरी के, उन्होंने एक चार्टिंग सिस्टम डिवाइस किया था इसके लिए, और ये दोनों चीज़ें पब्लिक रहती थी ताकि वर्कर को ये दिखता रहे कि हाँ और लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, एंड हाउ प्रोडक्टिव हैव आई बीन द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ और नॉट। ताकि फॉर एग्जांपल होता क्या है ना कि जब हम लोग प्राइवेटली हमें कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है जो हम तक ही रहती है, तो हम लोग उसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। बट ऑन दी अदर हैंड आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि जब आपको पेरेंट्स के सामने परफॉर्म करना पड़ता है या फिर आपको पब्लिकली परफॉर्म करना होता है, तो आपको एक प्रेशर रहता है कि हाँ, यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू डू गुड इन लाइफ। वही सेम कॉन्सेप्ट इस थ्योरी में भी अप्लाई हुआ था। तो ताकि द वर्कर्स कैन बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स एंड दे कैन फंक्शन अकॉर्डिंगली। तो इसमें वही पॉइंट्स लिखे हैं जो
मैंने अभी आपको डिस्कस किया, तो बेसिक एम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का था, इट वाज टू हेल्प द वर्कर्स टू रीच देयर मैक्सिमम पोटेंशियल, तो दैट वाज इट। तो इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस में आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो यही है कि जो प्रोसेस था वो फास्टर हो गया, क्योंकि हम लोग टाइम को एज अ बेस मान के आगे चल रहे थे। और उसके बाद फिर क्या है कि चाहे सर्जन्स की ट्रेनिंग हो, चाहे फूड सर्विसेज हो, एवरीथिंग गॉट स्पेड अप जस्ट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी इन द फील्ड। फिर लिमिटेशन क्या है इसमें? इसकी लिमिटेशन ये है कि इसने जो स्पीड अप कंसेप्ट डिवाइस किया था वो क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था रादर देन क्वालिटी। हम लोग नो डाउट, अगर हमारा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल लिया था, प्लास्टिक बैग्स बनाने का बिजनेस है और हम दिन के 20,000 बैग्स बना रहे हैं, और हम लोगों ने ये वाली थ्योरी लगा के 40,000 बैग्स बना दिए, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक बैग की क्वालिटी वही हो जो तब थी जब हम 20,000 बैग्स बना रहे थे। एंड दिस जो एक सेकंड लिमिटेशन है इस थ्योरी की, इट एक्सप्लॉइटेड द वर्कर्स अप टू द लिमिट, क्योंकि इसमें एक जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो कंसीडर हो ही नहीं रहा है। इट इज़ कंसीडरिंग कि जो वर्कर्स हैं हमारे, वो मशीन्स हैं, दे डोंट रिक्वायर ब्रीदिंग टाइम और टाइम फॉर स्नैक और लीजर टाइम कुछ चाहिए ही नहीं, दे जस्ट हैव टू फंक्शन लाइक अ मशीन। सो दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो है वो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। इट वाज डिवाइज्ड बाय हेनरी फ्योल। तो इसका जो बेसिक था, जो बेसिक एम था इसका, वो ये था कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसी पे ही इसने आगे बिल्डअप किया और एक फाउंडेशन ले गई। तो इन्होंने, जो हेनरी फेयोल जी थे, इन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये वैसे फंक्शन नहीं कर सकते जैसे कि आप फैक्ट्रीज में आप मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक्स वाई एंड जेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर फीमेल्स होती हैं, एक्स वाई एंड जी रीजन्स आर देयर। फैक्ट्री में जो आप वर्कर से जैसे काम करवाते हैं, लाइक मशीन्स, लाइक आप 12-13 घंटे की उनसे शिफ्ट ले रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग देम नॉट टू टेक देयर लीजर टाइम आउट एंड यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स एंड फंक्शन लाइक अ मशीन इन फैक्ट्रीज, दैट आई एम सेइंग। Same cannot be done in the organization point of view, because there are n number of things that you have to focus upon when you are talking about an organization. और जैसे कि हमने बात करी, the founder of this theory is Henry Fayol, and he was basically interested in total organization development. So basically this theory gave 14 principles of management, which are division of labor. लेबर को किस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे, अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर जो डेली जॉब्स है उसमें कैसे हम लोगों को वर्कफोर्स कितनी अलॉट करनी है एक एक ऑपरेशन को, या फिर एक मशीन पे कितनी वर्कफोर्स अलॉट करनी है। फिर उसके बाद अथॉरिटी मींस कि जैसे कि फोरमैन या मैनेजर होता है, तो अमाउंट ऑफ वर्कर्स ही इज़ मैनेजिंग, जिसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बेसिकली बोल सकते हैं कि कितने बंदे एक मैनेजर मैनेज कर रहा है। फिर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट द परफेक्ट रिजल्ट्स, आइडियल रिजल्ट्स, एज क्लोज एज वी कैन गेट टू द आइडियल रिजल्ट्स। फिर एक यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए कि एक कमांड अगर टॉप मैनेजमेंट से या मिडिल मैनेजमेंट से आई है तो वो यूनिटी रहनी चाहिए लोअर लेवल वर्कर्स तक भी। there should be no defying of that command, it is for the betterment of the organization only. फिर unity of direction होनी चाहिए, the command should be from the top management to the lower level workers only. कभी भी lower level workers या middle management से top management तक कोई भी command नहीं जाएगी. Then the worker should be offered remuneration on the basis of what he does in a day. Agar if a worker is being the best version of himself, he's trying really hard, he's working extra, and he's trying really hard, and he's going the extra mile, तो उनको उसी बेसिस पे रेम्यूनरेशन मिलने चाहिए. अच्छा, फिर क्या है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन गुड. मतलब जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट इसमें ना देखते हुए मास की क्या भलाई है, एक जो टीम है, जो ग्रुप है, उसकी बेटरमेंट क्या है, उसकी क्या भलाई है, वो देखते हुए हमें चलना है इसमें. उसके बाद इसने सेंट्रलाइजेशन पे ध्यान दिया. व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन इज कि जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है दैट लाइज विद इन द टॉप मैनेजमेंट
or within the the core frame structure of management. It cannot be lent over to like a worker or a middle management. हायरार्की की हम बात करते हैं. हायरार्की इज़, जैसे कि अब हमने डिस्कस किया, लोअर लेवल वर्कर्स, देन मिडिल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सीईओज वगैरह. मिडिल मैनेजमेंट में आपके फिर रीजनल मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं. लोअर लेवल मैनेजमेंट में आपके वर्कर्स हो गए, फोरमैन वगैरह हो गए. तो दिस इज़ द हायरार्की दैट दिस थ्योरी डिवाइज्ड. उसके बाद एक ऑर्डर होना चाहिए. मतलब कि ऑर्डर मीन्स कि देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर दैट if this is to be done, it's to be done. If this news has to be circulated, it's to be circulated. Then aspirate the corps. This was basically a concept devised by this theory, that aspirate the corps means that harmony among the workers. Okay, that they should work in harmony. There should be no ego clashes. No rivalries among the workers. So that is what that means. Then stability of staff basically means that the staff should be stable. They shouldn't be just willing to change their job profile any time and anywhere possible. Whenever they get the opportunity, they shouldn't be willing to quit the job. So that is what that means. Let's move ahead. तो इसके कंट्रीब्यूशन क्या थे कि पहले तो ये समझा जाता था कि मैनेजर्स आर बॉर्न नॉट मेड. अगर कोई मैनेजर है तो इट वाज थॉट अपॉन कि दीज आर इनेट क्वालिटीज़, कि वो बचपन से ही वॉज बॉर्न विद दीज क्वालिटीज़. आप मैनेजर को ट्रेन नहीं कर सकते. यू कैन नॉट टीच अ मैनेजर हाउ टू परफॉर्म टास्क. But this theory changed that because it made management a really simple task to understand. Anybody can understand it who is capable enough and function as a good manager, right? And इन्होंने एक ह्यूमन एस्पेक्ट ऐड करने की कोशिश करी. जो एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो साइंटिफिक थ्योरी थी उसमें वो क्लियरली मिसिंग था. इट वाज ट्रीटिंग वर्कर्स मोर लाइक अ मशीन. तो इन्होंने एक ह्यूमन एस्पेक्ट ऐड करने की कोशिश करी इसमें. अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है फिर कि ये जो थ्योरी है, इट इज़ बेसिकली फॉर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन हु फंक्शन रियली in a very simple way rather than complex organizations. For example, the MNCs or the multinational companies, the international companies that function today. For those type of organizations जो एक बहुत ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, इंटरनेशनल ग्लोबल प्रेजेंस भी है, नेशनल प्रेजेंस भी है, एंड देन देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स की लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, एंड सो. तो उनके लिए ये थ्योरी डजंट सूट वेल. दिस थ्योरी सूट्स वेल बेसिकली फॉर सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि जिसको हम लोग MSME बोल सकते हैं, माइक्रो स्केल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बाद में जाके हम देखेंगे कि उनके लिए भी फिजिबल नहीं है. अच्छा, इन्होंने इसका लिमिटेशन एक और ये था कि एम्प्लॉयज़ को रिसोर्सेज ना कंसीडर करके एक एलिमेंट कंसीडर किया गया. Like it is not a beneficial resource. An employee is not a beneficial resource for the organization, but just an element of an organization. Okay. इसी वजह से जो थर्ड लिमिटेशन है कि जो एक सर्टेन सिचुएशन में जो ये प्रोसीजर जो इस थ्योरी ने डिफाइन किया है, वो हर प्रोसीजर में, एक सर्टेन प्रोसीजर में के अलावा कहीं भी किसी और प्रोसीजर में यूज़ नहीं किया जा सकता. अच्छा, उसके बाद जो थर्ड हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी आती है वो है हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी और ऑल्सो नोन एज बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी. ऑलराइट, तो इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट और एक बिहेवियरल साइंस अप्रोच. ये थ्योरी बेसिकली एक इंडिविजुअल या फिर जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स पे एम्फोसिस करती है. एंड इसमें जो ह्यूमन फैक्टर जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी ने थोड़ा लाने की कोशिश करी थी विद द हेल्प ऑफ रेमनरेशन, उस पर ज़्यादा एम्फोसिस है इस थ्योरी. ये थ्योरी वाज बेसिकली डिवाइज्ड बाय एल्टन मेयो, मैस्लो एंड डगलस मैकग्रेगर. ओके, तो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन हु डिवाइस दिस थ्योरी बिकॉज ये जो रटने वाला काम है वो बेसिकली आप एक नोट्स की मदद से भी कर सकते हैं, एंड इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. ऑलराइट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट इज़ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट. अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि ये PPT मेरी नहीं है, इट वॉज made by somebody else. I'm just presenting this to you, so I don't own any kind of rights to this PPT. And what you can learn through this PPT is that never oversaturate your PPT. Like इसमें PPT का एक रूल होता है कि never use more than 50 words in your PPT, and I don't think that this particular person, although I'm very thankful to him or her because I'm using this PPT as a tool to communicate with you guys, but I don't think that he or she has followed this rule,
this is why this slide is appearing so clustered. Anyways, moving ahead. So basically ये थ्योरी जनरली मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ऑलराइट, क्योंकि ये ह्यूमन रिलेशंस एंड जो मोरल इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती है, तो बेसिकली इट कैन बी यूज टू यू नो uplift the employees, motivate them, or to get them to the best version of themselves. अच्छा, इसमें क्या है, इट इज़ फोकसिंग ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कि एम्प्लॉय हमारा काम कर रहा है डे टू डे बेसिस पे, वो सेटिस्फाइड भी है कि नहीं, इज ही सेटिस्फाइड और उनकी सेटिस्फैक्शन कितनी है, और उनको मोटिवेटेड रखना ताकि हमें अपना बेस्ट आउटपुट मिलता रहे, वो अपने बेस्ट आउटपुट देते रहें, और वर्किंग कंडीशंस उनके लिए अच्छी रखना जिससे वो संतुष्ट रहे, तो हमें काम भी अच्छा मिलेगा फिर। अच्छा, इसमें कंट्रीब्यूशन क्या था इस थ्योरी का, कि जो फाइनेंशियल अवार्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी, रेम्यूनरेशन, फंड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप लोगों को पता होगा, यू माइट नो बेटर, तो जो नॉन फाइनेंशियल अवार्ड्स होते हैं, दे ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। नॉन फाइनेंशियल अवार्ड क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल गेटिंग अप्रिशिएटेड इन फ्रंट ऑफ द टीम, holiday package, etc., etc. Although one can argue that holiday package is a kind of financial award only, but just for an example we will take it here. अच्छा, इसका क्या कंट्रीब्यूशन था कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस एंड हाई प्रोडक्शन, ऑल राइट, जो वर्किंग कंडीशंस हैं और जो हाई प्रोडक्शन है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने एक इनफॉर्मल ग्रुप की बात करी कि जो इनफॉर्मल ग्रुप है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, एंड इट इज़ नॉट योर पर्टिकुलर फॉर्मल ग्रुप जिसमें एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या फ्लो ऑफ कमांड है। इट इज़ लाइक वेरी, इट फंक्शंस इन अ वेरी हैपहैज़र्ड वे, बट इट इज़ वेरी क्विक इन स्प्रेड इन द न्यूज़। फिर हम इसकी लिमिटेशंस में आते हैं। तो इन्होंने एक तो ओवर एम्फेसाइज किया सिम्बॉलिक अवार्ड्स में, ठीक है, मटेरियल अवार्ड्स को रिड्यूस करा, सिम्बॉलिक अवार्ड्स में, जैसे मैंने आपको कहा कि बीइंग अप्रिशिएटेड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर टीम यू आर वर्किंग विद, तो दैट इज़ काइंड ऑफ सिम्बॉलिक अवार्ड्स, और इस पर ओवर एम्फेसिस था। अच्छा, इसमें इन्होंने इनफॉर्मल ग्रुप्स को एम्फेसिस दी है ना, मेजर सोर्सेज ऑफ सेटिस्फैक्शन के रूप में दिखाया गया उनको, विच इज़ नॉट ऑलवेज द केस, ओके। आई रादर से दैट इट इज़ in very few cases it is the case. In most of the cases it doesn't work out well, with the informal groups, and it is based on the assumption कि अगर कोई वर्कर सेटिस्फाई है तो ही इज़ मोर प्रोडक्टिव देन अ वर्कर हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड, विच इज़ नॉट ऑलवेज द केस। अ वेरी डिप्रेस्ड वर्कर माइट बी द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे और ऑफ द मंथ, ओके, while at the same time a very happy worker who takes things lightly and tries to function in his own way might be very happy and might not be that much productive, and the same way that this repressed worker who has made him a machine is, okay. Then what is behavioral science approach? It is just an improvement of the human relations approach which we have just discussed. It just focuses on the practical aspect more, because previously we have discussed all the theoretical aspects कि अगर ये होता है तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, but what is the practicality of it? We haven't discussed that. तो ये जो behavioral science approach है, it focuses on the practicality of issues, human relations and making optimal decisions, etc., etc. Okay, so ये हमें रियलिस्टिक एक मॉडल देती है ह्यूमन मोटिवेशन का, ओके, कि it just tells कि everybody is not the same in reacting to a particular situation. अगर if you see a tiger, some of us would run away, some of us would think of better ways like lying down straight on the ground and not moving, which is devised as one of the way that you can avoid a tiger attack or a bear attack for that matter. And some of us जो कि जिम वाले होंगे, guys who are strong enough, they try to fight the tiger, so it basically depends upon each and everyone ki how they perceive a situation. So this was one of the thing that this theory devised, okay. And it also defined the organization considers a group of individual with certain goals, okay. किसी की जरूरी नहीं है कि किसी का सबका गोल एक ही हो, everybody has a different goals in their mind, okay.
And it also embraces the concept of conflict. Okay, it says that conflicts are inevitable. Okay, inevitable, sorry. सो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में भी, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके पीयर ग्रुप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कोवर्कर्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स किसी ना किसी बात पे हो ही जाते हैं, दे आर बाउंड टू हैपन, आप उन्हें नहीं रोक सकते. यू कैन जस्ट एम्ब्रेस द फैक्ट कि वो होगा, एंड व्हाइल अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज यू कैन ट्राई योर बेस्ट टू हैंडल इट. ओके, सो व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस थ्योरी? सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन है कि वो एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इम्प्रूव करने का, लीडरशिप अच्छी प्रोवाइड करने का, ग्रुप डायनेमिक्स इम्प्रूव करने के एक ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, एंड बेसिकली ऑल द इंटरपर्सनल थिंग्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन, इस थ्योरी ने एक एस्पेक्ट शेयर किया कि हम लोग इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, विच वॉज क्लियरली मिसिंग इन द प्रीवियस थ्योरीज. And it also challenged the view that previous theories considered employees as tools or machines, who can who can work tirelessly. Okay, so this theory challenged that notion, and इसने मटीरियल अटेंशन पे फोकस किया एम्प्लॉय की. ओके, अच्छा, लिमिटेशंस क्या है? सेम, इट कैनॉट बी अप्लाइड टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, इन द वर्ल्ड. दूसरा लिमिटेशन क्या है? द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर कांट बी प्रेडिक्टेड. दैट इज ट्रू, because like the human nature is very complex, and just with the help of a theory or with a devised action, you just cannot predict that how a human can or will perceive a situation, or how he will react to the situation you are putting him in. And बेसिकली जो इसकी फाइंडिंग्स थी, दे वर नॉट दैट अंडरस्टैंडेबल कि हम एक प्रैक्टिसिंग मैनेजर को इसको कम्युनिकेट कर सकें. सो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे. अब मॉडर्न अप्रोचेस जो हैं वो फोकस करती है कि आजकल के ज़माने में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करती है. इनको हम जो है नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे. तो आई होप कि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ है मैनेजमेंट की, उनका थोड़ा आपको जिस्ट मिला होगा इस वीडियो से, और आप समझे होंगे कि कैसे पुराने मैनेजर्स ने कोशिश करी थी एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने की. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरीज. और अगले वीडियो में वी आर गोना अंडरस्टैंड द मॉडर्न अप्रोचेस. So till then I'm gonna take your leave. Or if this video was helpful for you, just drop a like in this video and share it if you deem feasible. Also, if this video was useless for you, do drop a dislike. Okay. Okay. Thank you so much. We'll meet in the next session. Bye bye.